हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का चैप्टर 7 चल रहा है घटना चक्र का, इकोनॉमिक्स का। और इसके अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर सारे के सारे नोट्स डिस्कस कर लिए थे। किसके? फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति और राजस्व यानी रिवेन्यू के। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल इसके अंदर 250 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। टोटल 250 क्वेश्चन है। अब सारे के सारे एक वीडियो में तो नहीं करेंगे, देखते हैं हम लोग आज 1 घंटे के अंदर कितने कर पाते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा मैं 40 to 50 क्वेश्चन जो है पर वीडियो करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, यानी और चीजें भी देते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख, पूर्वोक्त का मतलब ये जो नाम बताया गया ऊपर, ये प्रलेख वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। यानी ये किसकी वजह से किया जाता है, किस आदेश के अंदर जो है इसको किया जाता है। तो पहला बोला हुआ है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, यानी कि प्रतिष्ठा परंपरा हमारी चलती आ रही है इसके कारण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110 बटा 10 भाग 1 के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, या फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। ये 2020 का आईएएस प्री का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला कि वैसे तो ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 250 एमसीक्यू देना किसी एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर के इंपॉर्टेंस को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधीय प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। वैसे तो ये आंसर मैं गेस कर लेता, क्योंकि ये चैप्टर ही राजकोषीय नीति के बारे में। ठीक है, खैर, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीए अधिनियम 2003 की धारा 3(5) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा 2003 के बाद से आया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में शामिल हैं। गैर वित्तीय ऋण यानी कि नॉन फाइनेंशियल लोन कौन कौन से शामिल है? परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों का पर बकाया राशि, या राजकोषीय बिल यानी ट्रेजरी बिल। इनमें से कौन सा जो है वो गैर वित्तीय है? तो इनमें से कोई सा भी जो ऋण है वो बिजनेस के लिए, आपको बढ़ाने के लिए आपने नहीं लिया हुआ है। परिवारों का बकाया जो है ये सब नहीं है, तो इसीलिए तीनों के तीनों ही जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। ये तीनों के तीनों ही गैर वित्तीय ऋण है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोष बिल। गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण यानी ऐसा औद्योगिक ऋण भी जो फिर बिजनेस को कहते हैं, फाइनेंस के लिए नहीं किया गया है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है। तो गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण या सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ये चारों की चारों चीजें, चारों पांचों चीजें, क्रेडिट कार्ड, परिवार, गैर वित्तीय, राजकोष बिल या फिर सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ये पांचों के पांचों किसके अंदर आते हैं? गैर वित्तीय के अंदर आते हैं। तो ये तीनों ही है इसके अंदर, इसीलिए तीनों हमारा करेक्ट आंसर है। ये देख लीजिए, इस चैप्टर से प्री के अंदर अभी हाल फिलहाल में ही पूछे गए काफी सारे क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2020 में पूछा गया है बीपीएससी के अंदर। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? संस्थागत शाख यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर, चाहे आप बैंक से ले, चाहे नाबार्ड वाले से ले, चाहे कोऑपरेटिव बैंक से ले, चाहे आप रीजनल रूरल बैंक से ले। ठीक है, आप जिनसे भी लेते हैं, तो संस्थागत कृषि की साख को बढ़ाने के लिए कितने का लक्ष्य रखा गया? 10 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 16.5 लाख करोड़। तो अभी जो करेक्ट या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या एक से अधिक,
जो करेक्ट है वो है 15 लाख करोड़। संस्थागत कृषि के लिए कितने का लक्ष्य रखा गया है 2020-21 में? 15 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 20-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 21-22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई है कि अभी ये 15 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ हम लोग अगले साल बढ़ा देंगे। पर जब बजट आएगा 2021-22 के लिए तो प्लीज एक बार उसे आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निशुल्क रूप से कार्य करेगा। ओके। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। ओके। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है पीएम केयर फंड के बारे में? तो इसमें आंसर है ऑप्शन ई। तो अब हमें पढ़ना है कि भाई ये एक से अधिक की बात कर रहा है या किसी भी नहीं की बात कर रहा है, यानी ये वाला हिस्सा करेक्ट है या ये वाला हिस्सा करेक्ट है? मेरे हिसाब से ये वाला हिस्सा करेक्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से है, रीजंस है। अब जरा हम पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जब ये कोविड-19 आई तो कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करते हुए पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये पूरा का पूरा जो है को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया। पहले क्या बोल दिया है कि प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही आ गया, प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री पीएम केयर कोष के पदेन अध्यक्ष है और रक्षा मंत्री इसके जो मेन अध्यक्ष है वो कौन से हो गए हमारे? पीएम, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो है हमारे पदेन अध्यक्ष। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं। कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संयुक्त सचिव प्रशासन अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे, यानी बिना सैलरी के काम करेंगे, अवैतनिक। तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। तथा उन्हें पीएमओ के निदेशक या उप सचिव के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। तो तीसरा वाला भी हमारा सही था। और इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तो यानी कि चारों के चारों पॉइंट इसके अंदर हमारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। वह निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, स्वैच्छिक योगदान होगा, प्रभावितों की मदद की जाएगी और बजट से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो ये चारों ही करेक्ट है हमारे। तो इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं था। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या था? असत्य बताना था ना इसमें, कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो हमारा वाला कौन सा हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, सारे बातें क्या है? सच है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया है? जेंडर बजटिंग ये चीज कब लाई गई? ये लाई गई केंद्रीय बजट 2005-6 में, केंद्रीय बजट 2006-7 में, 8-9 में या फिर 4-5 में। ये भी बीपीएससी के अंदर 2020 का ही क्वेश्चन है, बहुत ही करंट क्वेश्चन है ये लोग, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 2005-6 के अंदर। अब जेंडर बजटिंग के बारे में पढ़ लेते जरा। भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-6 में शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के का एक शक्तिशाली कार्यक्रम, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यानांतर्गत रखा जाता है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे मेल डोमिनेंस आ रही है, फीमेल डोमिनेंस आ रही है, कोई भी एक डोमिनेंस की बात नहीं होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रख के काम करना है कि कौन सा आप लेके चल रहे हो। जब भी ग्रुप बना रहे हो, कोई भी कार्य करो, कोई भी निर्माण करो, तो इन सारी बातों पे ध्यान देनी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टेप था। क्वेश्चन नंबर 6, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया, यानी कितना बोला गया कि केंद्र सरकार को कितना मिलेगा और राज्य सरकार को कितना मिलेगा। तो 14वां जो वित्त आयोग था, जो कि हमारा 2015 से 2020 की बात करता है, ठीक है, वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजन
विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी, जो कि 15वें में ये 41% बोला गया और बोला कि जो 1% अभी बच रहा है आपका, वो आप J&K के लिए और लद्दाख के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो 15वें में 41% है, 14वें में ये क्या था, 42%। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 के बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। कारण, वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण यह सापेक्षित कम हुआ था, यानी जीडीपी क्या हुई थी, हमारे कम हुए थे। तो इनमें से क्या है हमारा करेक्ट आंसर? ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही कारण है, यानी इस कथन का सही कारण है ये। ए और आर दोनों सही है, बी ये कहता है, पर ये कारण जो है वो सही नहीं है। बात तो सच है, पर ये इसका कारण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ये सही है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है वो ए है। सही बात है, 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में जीडीपी से प्रकाशित के प्रतिशत के रूप में जो राजकोषीय घाटा था वो अनुमान से ज्यादा था, और इसका मेन रीजन यही था कि उस टाइम पे हमारा क्या किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था। तो जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। 2017 का ही क्वेश्चन है यूडीए एलडीए के अंदर। सकल कर राजस्व में संशोधित अनुमानों में भी वृद्धि हुई है। इसके कहते हैं बजट अनुमान 2017-18 में 19,11,579 उनासी होता रहा 79 करोड़ रुपए से बढ़कर के संशोधित अनुमान 2017-18 में 19,46,119 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017-18 में 61,331 करोड़ के जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के कारण थी, जिसका उल्लेख 2017-18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था। उपयुक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में बजटीय अनुमान पर 25,000 करोड़ रुपए में की वृद्धि होने का अनुमान किया गया था। तथापि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में विशेषकर उन संसाधनों को प्रभावित करने वाली जिन्हें केंद्र सरकार अपने केंद्रीय राशियों में मिली निवल राशि के रूप में प्रयोग कर सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ, जीएसटी के लागू होने पर हमारी जो राजकोषीय इनकम थी, घाटा जो था वो तो बढ़ा था। कुल राजस्व प्राप्तियां जो थी वो 15,15,771 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान के 71,674 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ संशोधित अनुमान के 14,44,097 करोड़ रुपए पर आ गई। इतने का अनुमान किया गया, इतने का बजटीय अनुमान किया गया, इतने पे आकर रुकी। उपयुक्त गिरावट मुख्यतः अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में 9,26,900 करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान में हुई 51,856 करोड़ रुपए की गिरावट के साथ संशोधित अनुमान में 8,75,044 करोड़ रुपए होने के कारण थी। यानी कि 9,26,000 होता है, इतने का आया तो 8,75,044 करोड़ की जो कमी थी, इसके कारण ही इसमें ये कमी आई थी। इस गिरावट के मुख्य कारणों में से एक कारण चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीनों के लिए कर विवरणी भरने की तारीखों को आगे बढ़ाना भी था, यानी कि कर भरने की जो डेट थी उसको भी आगे करना, ये कम पैसा आने का एक रीजन था 17-18 में। तो 17-18 में राजकोषीय घाटा जो था वो बढ़ा तो था ही। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। ओके, कि जीडीपी में जो प्रतिशत रूप की बात करें तो राजस्व रिवेन्यू जो है वो बढ़ा है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि उपयुक्त दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। ये बोल रहा है कि रिवेन्यू बढ़ा है, और ये कह रहा है कि फिस्कल घाटा बढ़ा है, यानी फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी बढ़ा है और रिवेन्यू भी बढ़ी है। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन सा सही है, तो दोनों में से कोई सी भी बात सही नहीं है। सीधी बात है, दोनों में से कोई सी भी बात सही नहीं है। अगर आप बात करते हैं, कहते हैं इसकी दशक की बात करते हैं, 2010 से लेकर के 2020 तक की बात करते हैं, तो ये देख लीजिए, ये हमारा घाटा था जो कि कम हुआ है। ठीक है, जबकि कर राजस्व की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हुआ है, हमारा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है दशक के अंदर। तो दोनों में से किसी में वृद्धि नहीं हुई है, ना तो हमारे राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है और ना ही हमारे राजस्व में वृद्धि हुई है। ठीक है, कि चाहे हम प्रश्नकाल की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें, दोनों में ही डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में सम्मिलित हो सकता है, यानी इनमें से किसको हम एनपीएस के अंदर रख सकते हैं? केवल निवासी भारतीय नागरिक, ओके, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, या फिर सशस्त्र बलों के समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन कि एनपीएस में पेंशन के अंदर इसको किसको रखेंगे, कि 2004 में पेंशन को लेकर के कुछ रूल्स चेंज हुए थे ना, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सी हमारा करेक्ट आंसर है कि राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, वो सारे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक निवासी अथवा अनिवासी शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़ करके, यानी कि अपनी सेना को छोड़ करके, जो 1 जनवरी 2004 से अथवा उसके बाद सेवा में कार्यरत है, योजना में दाखिल होने के पात्र है। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी के बाद सेवा में आए हैं, वो भी योजना के पात्र है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। सशस्त्र बलों को तो हमने वैसे ही हटा दिया ना, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिर से एक जीएसटी की बात करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के या के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है, या है क्या लाभ है इसके? जीएसटी को लागू करने के सबसे ज्यादा लाभ जो हुए वो क्या हुए? पहली बात, यह भारत के बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। तो आपको तो पता ही है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके जीएसटी का निर्माण किया गया है, तो ये पॉइंट तो है। यह भारत सरकार के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा ना, ये चीज तो नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा, जिसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। नहीं, ये दो पॉइंट तो है ही नहीं, सीधे सीधे नहीं है। जीएसटी का ये है नहीं। जीएसटी को बेसिकली यही बोला गया था कि जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है उनका एक पूल बना दो, इकट्ठा कर दो, बहुत सारे अलग अलग जितने भी हमारे जीएसटी है उन सबको जीएसटी के अंदर ले आओ, तो यही वाला पॉइंट करेक्ट होगा, केवल एक ही होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है? जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत की एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं की आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा, जिससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। तो एक बार जो आप जैसे ही कंज्यूमर को बिकने वाला होगा, कंज्यूमर को बिकने से पहले जो आखिरी होगा वो जैसे ही जीएसटी का पे करेगा, जो कंज्यूमर है वो जैसे ही जीएसटी पे करेगा, तो प्रीवियस जितनी भी जगह जो भी रेट वेट बढ़े वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे टैक्सेस वहीं खत्म हो जाएंगे। जीएसटी से लाभ क्या होगा? व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों का कराधान यानी कैस्केडिंग की समाप्ति, यानी कि ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ होगा, क्योंकि वन टैक्स प्रणाली चलेगी ना, सिंगल टैक्स चलेगी। अब आप 15 टैक्स सिस्टम याद रखो, उनमें 15 के रेट याद रखो, स्टेट के लिए अलग याद रखो, सेंट्रल के लिए अलग याद रखो, इतना पंगा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह फायदा होगा कि सरल और आसान प्रशासन हो जाएगा। कराचार, ये कदाचार नहीं होगा, कराचार पर बेहतर नियंत्रण होगा, ये करा होगा, ठीक है, कदा नहीं होगा, करा होगा। और अधिक राजस्व निपुणता मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत होगी। यानी लोगों को पता होगा कि मुझे एक बार टैक्स पे करना है और एक ही टैक्स पे करना है, 10 टैक्स अलग अलग पे नहीं करने हैं। वो भी कंफ्यूज रहते हैं तो भाई कौन कौन सा टैक्स लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए और संसाधित संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। इनमें से कौन सा या से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त करते हैं? इनमें से किसको छूट प्राप्त है? तो
ये डिब्बा बंद मछली जो होती है, ये जो पॉस्चराइज्ड फूड होता है, उनको तो मेरे ख्याल से नहीं किया जाता। इनके ऊपर है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे है। जैसे ही आप किसी भी चीज को कैन के अंदर या डब्बे के अंदर आप पैक कर देते हो, तो पॉस्चराइज्ड फूड में आ जाएगा मेरे ख्याल से, उसके ऊपर तो छूट है नहीं हमारी। तो यही होगा हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के तहत कुछ आवश्यक सेवाओं और वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। छिलका उतरा हुआ अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे, पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्करण अंडों को छोड़कर, और तथा समाचार पत्र, विज्ञापन सामग्री युक्त आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल है। संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली एवं प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर, यानी कि अगर आपने प्रोसेस्ड कर दिया, मैंने कहा ना, जैसे ही आपने पॉस्चराइज कर दिया, प्रोसेस्ड कर दिया उसको, फिर तो उसमें 5% की दर से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जैसे ही वो आपने किसी भी फूड को डब्बे के अंदर पैक कर दिया, तो फिर तो वो जीएसटी लगेगा। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। कहीं कहोगे अच्छा खाना घर पे पैक कर लिया तो भी, तो टिफिन पे भी लगेगा लंच, जीएसटी नहीं, लंच पर नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। किसे जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है। अब नोट्स के अंदर हमने जीएसटी के बारे में इतना कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको नेट पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा लिस्ट बता रखा है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को शामिल नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी है इसके बारे में। और जब ये क्वेश्चन आया था तब तो ये करंट ही टॉपिक था, तब तो आपको पता ही है कि इसमें से किसको अंदर रखा गया है। मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, घी। जीएसटी के अंदर किसको रखा गया है, तो जीएसटी के अंदर हमने घी को रखा है। क्योंकि ये जो हमारा 0%, 5%, 8%, 18% और 22-21% है ना शायद, नहीं 12% और 18% ना, ये जो 5 रेंज है, इनके ऊपर तो है कुछ चीजें जो इनके बाहर रखी गई है। भैया ऐसा है, इनके अंदर नहीं रखेंगे, इनसे बाहर रखेंगे, तो वो कौन कौन सी चीज है। तो घी को तो इसके अंदर रखा गया है। देश में 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि घी को जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि बार बार बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम को आप जीएसटी के अंदर लेकर के आए, पेट्रोलियम को आप जीएसटी के अंदर लेकर के आए। क्योंकि जैसे ही जीएसटी के अंदर लेकर के आओगे, तो अभी आप लोग करंट में ही देख रहे हो कि जो 100 रुपीज लीटर चल रहा है, वो लगभग 40 to 50 रुपीज लीटर पे पहुंच जाएगा दिल्ली के अंदर। तो जीएसटी के अंदर शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इतना आसान होगा, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू आता है वही इतना ज्यादा है कि कोई भी राज्य सरकार नहीं छोड़ना चाहेगी, और चाहे केंद्र सरकार। 13 जुलाई, जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा करों को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि, यानी कि आशा क्या की गई, भारतीय बाजारों में एक रूपता आएगी, ये तो किया ही गया था। कर अनुपालन में सुधार होगा, ये हमने अभी यहां पर पढ़ा था। केवल एक दूसरा भी है, तो यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था ना ये। यहाँ पे पूरी लिस्ट ही दे रखी है दोबारा से। चलो ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगी। जस्ट देखो ये ऊपर वाला है, यही वाला पढ़ा हुआ है, साझा बाजार बना देगी, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। यह विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है, यानी सिंगल कर प्रणाली है। इस कर के लागू होने से निम्नलिखित होंगे। क्या, पहली बात, व्यापार और उद्योगों के लिए क्या होगा कि अनुपालन, इसका पालन करना आसान होगा, और ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। कर दरों और संरचनाओं की एक रूपता, पता है कि भाई यही 5 रेट है और इसी के अंदर से हमें क्या करना है, पे करना है। करों पर कराधान यानी कैस्केडिंग की समाप्ति हो जाएगी, किसको देना है किसको नहीं देना, वो सारी चीजें सुधर जाएगी। कंपटीशन में सुधार होगा और विनिर्माता और निर्यातकों को लाभ मिलेगा। वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए क्या होगा कि भाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो होगा। मैंने कहा था कदाचार की जगह ये कराचार होगा यहाँ पर। उस पर बेहतर नियंत्रण होगा, कर कंट्रोल करने पर बेहतर नियंत्रण होगा, जिससे आपको अधिक रिवेन्यू यानी राजस्व मिलेगा, अधिक रिवेन्यू मिलेगा। उपभोक्ताओं की अगर मैं बात करूं, तो वस्तु और सेवाओं पर मूल्यानुपाती एकल एवं पारदर्शी कर, लोगों को पता है कि अच्छा ठीक है ये रेट है, इतना टैक्स है, पता है, फिक्स है लोगों को। उन्हें 15-16 अलग अलग टैक्स नहीं याद करना, उन्हें एक टैक्स याद करना है, जीएसटी का, जिसे समग्र कर भार से राहत, यानी कि सारा का सारा अब उनके ऊपर नहीं आ रहा है भार। ठीक है, सारा भार उनके ऊपर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14,
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? यानी इनमें से कौन सा जो है इसके अंदर शामिल नहीं है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर या फिर सेवा कर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन 2019 का। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में सेवा कर तो शामिल किया गया है, जीवीए यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट भी किया गया है, प्रोडक्शन टैक्स में सीमा शुल्क जो है उसको शामिल नहीं किया गया है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जरा पढ़ते हैं यहाँ पर। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से? केंद्रीय कर, केंद्र के कौन कौन से कर दे रखे हैं? केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आंतरिक उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क, आंतरिक सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क या फिर अधिकर एवं उपकर। वहीं पर अगर हम किसकी बात करेंगे, राज्य कर की, तो मूल्यवर्धन कर यानी वैट बिक्री कर, मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट, केंद्रीय बिक्री कर, ये भी आपका हो गया सेंट्रल वैट, करों द्वारा आरोपित राज्य द्वारा सगे, चुंगी एवं प्रवेश कर, क्रय कर, विलासता कर और लॉटरी सट्टा बाजार एवं जुए पर कर। इन सारी चीजों को शामिल किया गया, लेकिन सीमा के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है, तो सीमा शुल्क जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर अक्टूबर 2020 में कितना रहा? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 1 लाख करोड़ रुपए से कम, 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर, 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर। ना इतना ज्यादा तो नहीं है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यूपीआरओ एआरओ मीन्स 2016। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा होता है कि बहुत सारा डाटा जो है आप यहीं से देख सकते हो, अब रियल में अक्टूबर में कितना संग्रहण हुआ है ऐसा तो याद रखने वाले नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये फायदे जरूर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, और टेंशन ना लो, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, मैं इस पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप आराम से ये पीडीएफ खुद से भी डाउनलोड करके नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूं। अक्टूबर 2020 में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का राजस्व संग्रह टोटल 1,05,151 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 19,193 करोड़ रुपए और एसजीएसटी टैक्स 25,441 करोड़ रुपए था, जबकि आईजीएसटी जो है वो 52,540 करोड़ रुपए माल के आयात पर संग्रहित टोटल कितना दे रखा, यानी आयात जिसमें से ये जो 52,000 दे रखा है, इसमें आयात पर 23,375 करोड़ रुपए, उपकर यानी सेस के हिसाब से 8,011 करोड़, और जिसमें से 8,011 करोड़ में से आयात पर कितना 932 करोड़। अक्टूबर माह में प्राप्त जीएसटी राजस्व विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व से 10% अधिक था, यानी कि अगर मैं अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2020 की बात करता हूं, तो ये जो कलेक्शन है ये 10% बढ़ गया है। ठीक है, और आप लोगों को पता है 10% बढ़ गया है, जबकि कोरोना की वजह से कितनी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी जीएसटी जो था बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है, यानी इनमें से कौन सा है जिसको चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन या सहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना, समाजवाद से बाजारवाद की ओर जाना, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, बात तो एक ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। ये निर्गमन सहित बोला है, निर्गमन रहित, यानी समाजवाद को के साथ बोला, यहाँ पर समाजवाद को छोड़कर बोला हुआ है। कौन सा एक चक्रव्यूह चुनौती है? और भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना, तो ये जो सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से हटकर निर्गमन रहित यानी समाजवाद को बिना छोड़े सीमित बाजारवाद की ओर जाना, ये थोड़ा टफ है। आपको समाजवाद भी लेके चलना है और बाजारवाद भी लेके चलना है, छोड़ आप किसी को नहीं सकते। तो ये हाँ थोड़ी सी चक्रव्यूह चुनौती तो है। वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यानी ये 10 मुख्य वस्तुएं इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? निर्यात निष्पादन, गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग, युवा वर्ग या फिर ग्रामीण जन समुदाय।
2017 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर निर्यात निष्पादन जो है वो शामिल नहीं किया गया था। संघ सरकार के बजट के जो 10 विषय थे उसके अंदर निर्यात निष्पादन को नहीं किया गया था। कौन कौन से 10 थे वो जरा हम यहाँ पढ़ लेते हैं। पहला किसान, दूसरा ग्रामीण आबादी, तीसरा युवा, चौथा गरीब और विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, पांचवा अवसंरचना, छठा वित्तीय क्षेत्र, सातवां डिजिटल अर्थव्यवस्था, आठवां सार्वजनिक सेवा, नौवां विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं तथा कर प्रशासन, जबकि निर्यात निष्पादन इसमें शामिल नहीं था। तो ये 10 के 10 जो है यहाँ पर दे रखे है। मैंने कैलकुलेट गलत किया, काउंट गलत किया क्या, एक दो, अच्छा 10वां कर प्रशासन, कर प्रशासन अलग है ना, राजकोषीय प्रबंधन और कर प्रशासन अलग अलग है ना। हाँ तो 10 हो गए ना, ठीक है। तो ये 10 जो है उसके अंदर हमारा निर्यात निष्पादन नहीं आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपको याद करने के लिए कि 2017-18 के अंदर संघ सरकार ने जो 10 विषय दिए थे वो कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, यानी कौन जो है वो फैसला करता है कि भारत की फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, ढंग से लिख लेता हूं, ढंग से, ठीक है। योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक, कौन करता है। यूपी पीसीएस का 2012 का क्वेश्चन है ये। तो कौन बताता है राजकोषीय नीति के बारे में, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमारी बात करती है किसकी, राजकोषीय नीतियों की। क्या बोला हुआ है, भारत के राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर आपने 11 12 थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आपका जो ये होती है मुद्रास्फीति और अविस्फीति होती है, इसको कंट्रोल करने की दो तरह की नीतियां होती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है यानी वित्त मंत्रालय करता है, और मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। संसाधनों का बंटवारा किसके बीच करता है, यह वित्त हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंदर, केंद्र और सरकार के बीच संसाधनों को बांटती है। योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। ज्ञात तो है कि 1 जनवरी 2015 से हमारी जो ये योजना आयोग है उसको चेंज करके नीति आयोग में बदल दिया गया है। ठीक है, आपको पता ही है ये बात, तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह अब हमारा नीति आयोग जो है वो काम करता है। इसका नीति का शायद ये है ना, न्यू इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आई थिंक यही है नीति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला हुआ है, भारत में से कौन सा राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। तो हमने अभी पढ़ लिया कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी पढ़ना ही नहीं। मौद्रिक नीति होती तो आरबीआई की बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्व तटस्थ कर यानी कि तटस्थ तो टैरिफ को कहते हैं ना, टैरिफ टैक्स यानी, हाँ, जो हाल ही में समाचारों में था यानी क्वेश्चन जिस वक्त आए थे 2016 में, वह संबंधित है किससे, ये जो राजस्व तटस्थ कर है ये किससे संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। तो इतनी देर से हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जीएसटी के बारे में। तो ये भी किसके अंदर आएगा, जीएसटी के अंदर आएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राजस्व तटस्थ कर जीएसटी के तहत राजस्व के साथ पूर्व के राजस्व आय से मेल खाने के लिए स्थापित विभिन्न दरों की एक संरचना है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 21 की बात करता हूं, तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी कौन लेकर के आए थे, तो डॉक्टर ये वीपी सिंह थे जो लेकर के आए थे। पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह या यशवंत सिन्हा नहीं है, ये वीपी सिंह थे जिन्होंने कहा था कि भाई आपको अगर फिजिकल पॉलिसी बनानी है तो लॉन्ग टर्म की भी बनाओ। 2014 का क्वेश्चन है, और उन्होंने वीपी सिंह ने ये कब कहा था, वर्ष 1985-86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री यानी उस टाइम के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, कि दीर्घकालीन ये होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 22, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, यानी सरकारी व्यय को नियंत्रित कैसे किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर वित्त आयोग द्वारा। सरकार का खर्चा है तो यानी राजकोषीय नीति से डिपेंड करेगा, तो वित्त मंत्रालय। ये 56 to 59 तो बीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है, तो वित्त मंत्रालय आएगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय के
में 5 विभाग शामिल है, यानी वित्त मंत्रालय के अंदर 5 अलग अलग विभाग आते हैं। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। इन पांचों विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति के से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। ठीक है, कौन सा विभाग? व्यय विभाग। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं, योजना और गैर योजना व्यय दोनों का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली, विनियमों, आदेशों को लागू करने तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, अभिव्यक्तियों की निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभागों के व्यय प्रबंध की जांच करना है। यानी बेसिकली वित्त मंत्रालय के 5 विभाग है, उन विभागों में से एक विभाग आता है हमारा व्यय विभाग। व्यय विभाग जो है वही इन सारे खर्चों को, सरकारी व्यय वगैरह को नियंत्रित करता है, जिसका मेन काम क्या है? राज्य कि भाई ये एक नोडल विभाग है जो कि क्या करता है कि इस विभाग का मुख्य कार्यकलाप में क्या था कि कितनी जो भी हमने प्लान बनाए हैं, जो भी हमारे पंचवर्षीय योजना है, अन्य कुछ भी योजना है, संस्थागत खर्चे हैं, हमारे कोई से भी खर्चे आते, चाहे वो योजनागत हो गैर योजनागत हो, वो कितने हो रहे हैं, राज्यों को कितना संसाधन दिया गया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यही रख रखाव करते हैं। वेतन वगैरह आयोगों की सिफारिशों का करना कि वेतन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन क्या लाना है, क्या नहीं लगाना है, वित्तीय सलाहकारों के साथ बनाते हुए नए नए नियम वगैरह करना, ये सारा इनका काम आता है। केंद्र सरकार का के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य से नियंत्रित केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। यानी काम बहुत करता है ये विभाग। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अग्रांकित सारणी में, यानी आगे जो दी हुई है, ये यार एक तो इतनी तगड़ी हिंदी होती है ना इनकी, अग्रांकित यानी कि आगे अंकित की गई सारणी में 1989 और 1990 और 1994 से लेकर 95 तक में भारत सरकार के राजस्व व्यय का प्रतिशत विवरण दे रखा है। ठीक है, इस सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। ओके, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बना हुआ है। किस चीज का दबाव जो है केंद्र सरकार पर बना हुआ है? रक्षा की अदायगी 15 से घट के ये हो गई, ब्याज हमारा ज्यादा बढ़ गया, उपदान जो है वो कम हो गए, राज्यों और संघ के ऊपर खर्चा जो है वो बढ़ गया, व्यय बढ़ गया है, और अन्य जगहों पर भी व्यय जो है वो थोड़ा सा घटा है। तो इसकी वजह से मेन रीजन क्या है? सबसे ज्यादा मुझे तो यही दिख रहा है कि ब्याज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। देखो ना, सबसे ज्यादा फर्क तो इसी से पड़ रहा है, यही यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, तो ब्याज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। खैर पढ़ लेते क्या क्या दे रखा है। रक्षा पर व्यय कम करें, ब्याज अदायगी पर अधिकाधिक खर्च करें, क्योंकि ब्याज ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ना, तो ये चीज हो जाएगी। यही करेक्ट लग रहा है मुझे तो। अच्छा है, ही करेक्ट ही है ये, मैंने नीचे देखा नहीं। उपादानों पर व्यय घटाएं और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान पर अधिकाधिक खर्च करें। ये पुराना क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको ये देखना होगा कि भाई कौन सी चीज बढ़ रही है, किसके ऊपर खर्चा किया जाना चाहिए। ठीक है, किस पे ज्यादा व्यय हो रहा है, किस पे कम व्यय हो रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्या बोला हुआ है? भारत सरकार के राजस्व व्यय के प्रतिशत विवरण संबंधित उपरोक्त सारणी में यह इंगित होता है कि केंद्र सरकार पर ब्याज भुगतानों का भार क्रमशः बढ़ता जा रहा है। ब्याज भुगतानों के इस बड़े आकार के कारण अन्य क्षेत्रों पर निवेश दुष्प्रभावित हो रहे, वर्तमान में भी ब्याज व्यय के मुख्य घटकों में से एक है। यानी ब्याज पर हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ब्याज तो कोई किसी के ऊपर भी पड़े, उसका नुकसान तो होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24। 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत स्थिर रही है, यानी रोजगार जो बहुत धीरे से बढ़ा है। नेक्स्ट, इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट रीजन है। 1991 के बाद हमारी जो है रोजगार की स्थिति बेकारी बनी रही है। इसका मेन रीजन यही है कि आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। दोनों करेक्ट है, यही सही व्याख्या है, एक करेक्ट आंसर है इसका। 1997 का क्वेश्चन है पीसीएस का। वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति में सरकार का
मुख्य बल आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर रहा है, फलतः सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि अत्यल्प रही है, यानी कि कम रही है, जो बाद में ऋणात्मक हो गई। कथन और कारण दोनों सही है, तथा कथन कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, तो सही बात है। ये पुनर्मूल्यांकन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 10% कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। 250 क्वेश्चन है ना, तो 25 क्वेश्चन 10% तो हो ही जाएगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर राज्य व्यापार का नियमन और धन एवं आय का नियोजित वितरण। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अंतर राज्य व्यापार का नियमन, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजकोषीय नीति के अंदर ये नहीं आता, ना दीर्घकाल के अंदर आता, ना अल्पकाल में ही आता है। तो राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार से संबंधित वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम और व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। यानी सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना पैसा सरकार के पास आएगा, वो उत्पादन पे कितना खर्च करेगी, रोजगार पे कितना खर्च करेगी, ये सारी नीतियां ही राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन और आय का न्यायोचित वितरण, यानी कि सब राज्यों को बराबर मिलना चाहिए, सबको पैसा बराबर मिलना चाहिए। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये तो हमेशा से ही रही है। मूल्य स्थिरता का उद्देश्य शामिल है। अंतर राज्य व्यापार का नियमन इसके अंदर शामिल नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? तो एकदम स्टार्टिंग की बात हो रही है कि स्टार्टिंग में किसने कहा होगा 1929 से 30? प्रोफेसर केन्स, पीगू, मार्शल और क्राउथर। अगर आपको टाइम याद हो तो इसी टाइम पे हमारी केन्सियन थ्योरी आई थी। केन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो यहीं से आया था, तो ऑफकोर्स प्रोफेसर केन्स जो है वो हमारे होंगे। 1929-30 के करीब इनकी बुक्स भी आई थी ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1936। किन्स ने यह प्रतिपादित किया था कि अवसाद डिप्रेशन में किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीतियों का सहारा ले और सार्वजनिक व्यय पर में को वृद्धि में लाए। वर्ष 1936 में किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इसी पर प्रकाशित की थी, जिसके ऊपर अवार्ड भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात, 25 था उसका, 26, अच्छा 25 कर लिया था, 26 ठीक है। 27, वित्तीय नीति यानी फिस्कल नीति का संबंध निम्नलिखित में से किसमें से, यानी किसमें से को वो करती है? मुद्रा की उच्च मात्रा जो बैंक के अर्थतंत्र में डालते ना, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित, हाँ सार्वजनिक व्यय से बिल्कुल। शेयर बाजार को नियंत्रित करना ना, देश के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में नीति, बिल्कुल नहीं, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1996 का है। फिस्कल नीति जो है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति है। वित्तीय या राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति में सरकार की आय और सरकार के व्यय से संबंधित नीतियां शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है, यानी इनमें से कौन सा जो है फिस्कल पॉलिसी का भाग है? उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति या फिर ब्याज नीति? तो ऊपर हमने अभी क्या पढ़ा था, कर नीति। राजकोषीय नीति के अंदर कर नीति तो आती है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, सरकार द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला ऋण, राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। अन्य शब्दों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण और सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। हीनार्थ का मतलब जो लॉस हो रहा होता है, जो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज को आप बर्बाद कर रहे हो, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। तो हमारे कौन कौन से राजकोषीय नीति के अंदर क्या क्या आया था? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, इसके और भी नाम होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के वित्त मंत्री ने संसद के समक्ष वर्ष 2005-6 के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निम्न में से किसके गठन का निर्णय की घोषणा की थी? यानी वित्त मंत्री जो 2005-6 में थे, 2005 का ही क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बात की थी? ग्रामीण विकास आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग या फिर नगरीय पुनर्निर्वीकरण मिशन? तो इसकी घोषणा की गई थी, डी हमारा करेक्ट आंसर है। वर्ष 2005-6 के बजट संसद में प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने 7 मेगा शहरों, 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है मेरे ख्याल से, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहर और अन्य शहरों के लिए नगरीय पूर्व पुनर्निर्वीकरण मिशन के गठन की योजना की थी। इस बजट में मिशन के लिए 5,500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था। अब पता नहीं इसका हुआ क्या,
बट किया तो गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, यानी बजट का जो राजस्व है उसका अनुमान किसके हिसाब से तय, ये कौन तैयार करता है? तो प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, संबंधित आयोगों द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। राजस्व, रिवेन्यू। हमने ऊपर जो नोट्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिवेन्यू और कैपिटल दोनों किसके अंदर आते हैं? हमारे फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते हैं, यानी बजट के अंदर आते हैं। तो और फिस्कल पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय करेगा, बात खत्म। डी हमारा करेक्ट आंसर है। बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। आहरण एवं संवितरित। बजट निर्माण में कौन कौन से? सबसे पहली बात तो आहरण और संवितरित, अधिकारियों द्वारा अनुमानों का तैयार करना, ये वो है, स्टेप्स दे रखे हैं। विभागों और मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समेकन, वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा, विवादों का निपटारा, वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। यानी बजट जो है वो इस तरीके से आता है। सबसे पहले सब लोग इकट्ठा होते हैं, बजट बनाते हैं, उसके बाद अधिकारी अपना अनुमान तैयार करते हैं, फिर उसकी समीक्षा मंत्रियों के द्वारा होती है, फिर वित्त मंत्रालय एक बार दोबारा देता है। अगर दोनों में कुछ विवाद होता है तो उसका निपटारा किया जाता है, फिर वित्त मंत्रालय एक बार दोबारा देखता है उसे, फिर मंत्रिमंडल जो है उसको आगे बढ़ाता है, पास करता है। उपरोक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है, यानी कि एक उसका अनुमान लगाता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। पर तैयार करता कौन है? करता वित्त मंत्रालय ही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यानी कौन है जो कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा, यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक बजट कह सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कौन देता है? एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कौन देता है? ये तो बगैर किए याद करने की चीज है आपकी, सीधी बात है, वित्त मंत्रालय। ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है ये हर साल कौन रोज लॉन्च करता है? वित्त मंत्रालय करता है। सीधा सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट याद करो। योजना मंत्रालय ये सब इतना याद ही नहीं करना। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वर्ष बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। और ये हमेशा आपको, ये दुकानों पर भी मिल जाएगा, ये तो पब्लिक हो जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो ये इजीली मिल जाता है आपको। नॉर्मली जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें तो पता ही है, वो खरीद के पढ़ते भी है हर साल का। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। अभी तो पढ़ा था भैया, कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय ही होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है या ये फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो सबका आंसर एक ही है, वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा अगेन इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने और प्रकाशित करने का दायित्व किसको दिया जाता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रकाशित कोई और करती है, तैयार और कोई करती है, पर आर्थिक समीक्षा तैयार और प्रकाशित दोनों ही वित्त मंत्रालय करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो कि तैयार कोई और करता है और प्रकाशित कोई और करता है, पर वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे को तैयार भी यही करता है और प्रकाशित भी यही करता है। ये 2010 और 7 दोनों में ही क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। अब यहाँ तो प्रकाशित की बात कही है, कहीं पर लिख देंगे कि सिर्फ तैयार किया जाता है, फिर कहीं लिख देंगे कि तैयार और प्रकाशित किया जाता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चाहे तैयार करने की बात हो चाहे प्रकाशित करने की बात हो, जब भी इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे की बात होगी तो वित्त मंत्रालय ही होगा। 2015 का क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बजट एक लेख पत्र, यानी बजट के अंदर हम क्या बताते हैं? तो बजट जो बेसिकली है ना, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सरकार के जितने भी आय के होते हैं स्रोत, सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली जितनी भी आय होती है और जितने भी व्यय होते हैं उनके अनुमानों का ब्यौरा होता है। ठीक है, यानी सरकार का एक नीति बनाने का तरीका होता है। तो ये सरकार की क्या मौद्रिक नीति नहीं होती है, वाणिज्यिक नीति भी नहीं होती है, मुफ्त मुद्रा बचत नीति भी नहीं होती है, क्या होती है? राजकोषीय नीति होती है। सी करेक्ट आंसर है। 2013 का क्वेश्चन है झारखंड का। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। प्रत्येक बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है, यानी 1 अप्रैल से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? यानी शून्य बजट किसके ऊपर लाया गया था, कौन से देश में लाया गया था? तो ये सबसे पहले यूएसए, फ्रांस, भारत या जर्मनी। 2017 का क्वेश्चन है। तो जीरो बेस
बजटिंग जो है सबसे पहले यूएसए में चालू की गई थी, आप लोगों को पता ही है। ऐसे काम वही लोग जल्दी लाने की सोचते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता, यानी कि जो होता है ना सरकारी खर्चों को कम करने के लिए जो बिना मतलब में खर्चे कर रहे हैं, में कमी लाए जाने हेतु एक नई तकनीक शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग है। इस प्रकार की प्रणाली में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार पता किया जाता है, यानी कि जीरो बेस पता किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है, यानी जो भी आप जितनी भी एक्टिविटी करोगे बेस जीरो लेकर के उसके बाद हर का क्या करोगे आप, एक अनुमान लगाओगे, एक मूल्यांकन करोगे। शून्य आधारित बजट प्रणाली जीरो बेस बजटिंग व्यय होने के बाद पुनर्निरीक्षण और आकिंचन द्वारा नियंत्रण पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यय होने से पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता और आवश्यकता के प्रशिक्षण परीक्षण पर आधारित है। यानी कि ये नहीं कि एक बार खर्चा हो जाए फिर देखो कि खर्चा क्यों हुआ, कैसे हुआ ना, खर्चा होने वाला है, क्यों होने वाला है, इसी पे ये लोग बजट करते हैं। तो खर्चा होने के बाद नहीं, खर्चा होने से पहले ही कैलकुलेट करो। कैपिटलिस्ट लोग है ना, सोच समझ के खर्च करेंगे ना। सार्वजनिक बजटिंग के क्षेत्र में शून्य आधारित बजट का प्रयोग 1973 में जिमी कार्टर द्वारा किया गया, जब वे जॉर्जिया के गवर्नर थे। हालांकि इस तकनीक के प्रवर्तक पीटर ए पायर थे। भारत में इस प्रणाली की शुरुआत 1986 में सार्वजनिक बजट के निर्धारण के रूप संबंध में की गई थी। तो यूएसए में 1973 जिमी कार्टर, जबकि इसको जब वो जॉर्जिया के गवर्नर थे, लेकिन मेन इनका काम किसके पास जाता है, पीटर ए पायर के पास। भारत में जीरो बेस बजटिंग कब आई, 1986। तीन चार इंपॉर्टेंट बातें जो इसकी पॉइंट के अंदर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रेलवे बजट 2016-17 के अनुसार कौन सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया गया है, इनमें से कौन सा रिसर्च सेंटर जो है 2016-17 के अंदर रेलवे के अंदर लाया गया। विश्लेषण, श्रेष्ठ, अवतरण या नव संरचना। तो अगर मैं सही हूं तो ये श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ ही है ये, ठीक है। इसकी अच्छी खासी फुल फॉर्म है, पढ़ते जरा, नीचे दे रखा है देखो यहाँ पर। 25 जनवरी 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए एक शोध एवं विकास संगठन श्रेष्ठ यानी स्पेशल रेलवे स्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, श्रेष्ठ का गठन प्रस्ताव किया था। यार कितना दिमाग लगा होगा, मैं तो सोचता था सिर्फ मार्वल में वालों ने शील्ड और स्वॉर्ड का नाम रखने में दिमाग लगाया होगा, पर ये देखो, स्पेशल रेलवे स्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। अगर मैं बात करूं तो स्पेशल रेलवे स्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, श्रेष्ठ। इसके गठनोपरांत यानी गठन के बाद पूर्ववर्ती संगठन यानी कि आरडीएसओ केवल रोजमर्रा के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि रिसर्च जो है दीर्घकालीन रिसर्च जो है वो कौन करेगा, श्रेष्ठ करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है किसको, यानी सबसे ज्यादा धन किसको दिया गया संघीय बजट 2011-12 के अनुसार, ग्रामीण विकास को, ऊर्जा को, परिवहन को या फिर सामाजिक सेवाओं को। 2011 और 2010 दोनों में ही क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा ऊर्जा के ऊपर खर्च किया गया था 2011-12 के टाइम पे। संघीय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमने ऊर्जा के ऊपर खर्च किया था, ठीक है। तो जिस टाइम पे किया गया था, दिया गया था क्वेश्चन, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हालांकि अभी के हिसाब से ये चीजें थोड़ी सी चेंज है। अभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊर्जा पर ये खर्चा है, सामाजिक कल्याण यहां से देख लेते हैं ना, 42, 42, 34, 48, 53, 39, 2,33,000, 1,69,000, 2,18,000, 1,94, 1,44 और 2,16,000। तो सब में देख सकते हैं आप कि चाहे वो स्टार्टिंग के अनुमान, बिगिनिंग के एक्सपेक्टेशन हो, चाहे लास्ट वाले हो, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया गया है, परिवहन पे। तो अभी बजट का सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे किया जा रहा है, परिवहन पे। तो बजट अनुमान 2021-22 और 2020-21 का जो अनुमान थे के अनुसार विकल्प जितने भी दिए गए क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके ऊपर, परिवहन क्षेत्र पर किया गया है। हालांकि बजट अनुमान 2021-22 के प्रमुख व्यय वाली मदे निम्न, ब्याज इतनी, सब्सिडी इतनी, खाद्य सब्सिडी इतनी और रक्षा इतनी है, रक्षा राज्यों का अंतरण और परिवहन इतना है। तो इन सब की अगर हम बात करते तो यहाँ पर है 8,09,701 करोड़, फिर ये है 3,69,898, 2,42,000, 3,47,000
और 2,93,000 और 2,33,000। तो अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है कि संसद में 26/2/2010 यानी 26 फरवरी 2010 को प्रस्तुत बजट आकलन 2010-11 के अनुसार केंद्रीय योजना व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके योजना व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी उस टाइम के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे कम किस पे खर्चा किया गया है, उसके बाद किस पे, उसके बाद किस पे। ग्रामीण विकास, ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक सेवाएं। तो उस टाइप के हिसाब से जिस टाइम में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2010-11 की जो बात कर रहे हैं, हमारा ये सही है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ था? ऊर्जा पे, ऊर्जा के बाद सामाजिक सेवाओं पे, देन परिवहन पर, ग्रामीण विकास पे सबसे कम पैसा खर्च हुआ था। ठीक है, तो प्रश्नकाल के समय की बात करें तो बी करेक्ट था। 2021-22 की अगर हम बात करें, 21-22 में ग्रामीण विकास पर 1,94,634 करोड़, ऊर्जा पर 42,824 करोड़, परिवहन पे 2,33,088 करोड़ और सामाजिक सेवाओं और कल्याण पर 48,446 करोड़। तो अगर अवरोही क्रम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परिवहन सबसे आगे आएगा, फिर ग्रामीण विकास, फिर हमारा आएगा कहते हैं सामाजिक कल्याण और लास्ट में ऊर्जा आएगा। 2020-21 के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा ऊर्जा पे खर्च था। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी मिक्स करना है आपको सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा किया गया है, कहाँ कैसा खर्चा किया गया, तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो हमारा क्या है, रक्षा पर 18-19 के हिसाब से बात हो रही है, मुझे करेक्ट पता नहीं, पर मेरे ख्याल से रक्षा पर 2.82 करोड़ रुपीस, कृषि पर 0.63, यानी कि ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का है और ये डी का है। आई गेस, आई थिंक आई एम राइट। ठीक है, ग्रामीण विकास पे एक, ग्रामीण विकास को तो ऊपर भी दे रखा था ना, वो 21-22 का है। ठीक है, तो ये दे रखा है बी हमारा, अच्छा ए हमारा करेक्ट आंसर है, बी ए हमारा करेक्ट आंसर, 4321 ये हमारा करेक्ट आंसर है। 18-19 के हिसाब से बात करें तो रक्षा पर 2.82 था जो कि अभी 3.47 है, कृषि में पहले 0.63 था अभी 1.48 है, लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है। खाद्य सहायकी में 1.69 था जो कि अभी 2.43 और ग्रामीण विकास में 1.39 था जो कि 1.95 है। तो उस टाइम के हिसाब से ऑप्शन ए सही था। अभी भी होगा तो आपके पास ये है, आप दूसरा ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, याद करके जाना आप ये लिस्ट। चलिए तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। संघ बजट 2010-11 में पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो आयगत प्राप्तियों से अधिक थी, आयगत प्राप्तियों से कम थी, आयगत प्राप्तियों के बराबर थी या फिर सरकार के उधार के बराबर थी? तो कैपिटल रिसिप्ट जो थी वो रिवेन्यू रिसिप्ट से कम थी, हमारी आयगत प्राप्तियां जो थी वो ज्यादा थी। चाहे आप उस टाइम की बात करो चाहे अभी की बात करो, विकल्प बी प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों में ही करेक्ट आंसर है। अभी 2021-22 के बजट की बात करते हैं तो हमारी कुल प्राप्तियां कितनी है? 34,83,236 करोड़ रुपए, जिनमें से राजस्व प्राप्तियां 17,88,424 करोड़ रुपए जो कि 51.3% है, और पूंजीगत प्राप्तियां 16,94,812 करोड़ जो कि 48.66% है। तो आप खुद ही समझ सकते हो, तो ऑफकोर्स आयगत प्राप्तियां ज्यादा थी और पूंजीगत प्राप्तियां कम। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत है? निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से पर्याप्त ऋण, इनमें से कौन सा जो है वो सरकार के चालू खाते में आता है? तो अगर मैं चालू खाते की बात करूं तो ये निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, ये दोनों के दोनों हमारे चालू खाते के अंदर आते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और विश्व बैंक से ऋण ये नहीं आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एंड टू ये इसमें। ठीक है, उपयुक्त विकल्पों में से प्रथम दो विकल्प निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ चालू या राजस्व खाते से संबंधित है, जबकि अन्य दो विकल्प राष्ट्रीय बचत पत्रों के विक्रय और प्राप्त राशि और विश्व बैंक से ऋण जो है ये पूंजीगत से है। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्रों से विक्रय जो राशि प्राप्त होगी और जो हमारा ऋण होगा वो दोनों पूंजीगत खाते के होंगे, ये दोनों हमारे कैपिटल अकाउंट के हैं और ये दोनों हमारे चालू खाते के, करंट अकाउंट के। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार में पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? यानी इनमें से किसको पूंजी के बजट यानी कैपिटल बजट के अंदर डाला जाता है? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय बिल्कुल किया जाता है, इसको तो किया ही जाता है।
विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसको भी किया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि इसमें या तो लाइबिलिटी बढ़ती है, या तो असेट्स बढ़ती है, या तो लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है, या तो फिर लाइबिलिटी कम, यानी लाइबिलिटी कम या ज्यादा होगी, या तो असेट्स कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, तो परिसंपत्तियां जो है या तो बढ़ेंगी घटेंगी, या तो ऋण जो है बढ़ेगा घटेगा। तो विदेशी प्राप्त ऋण प्राप्त हो रहा है, ऋण बढ़ रहा है, परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं। राज्यों और संघ क्षेत्रों के अनुदित ऋण तथा अग्रिम ऋण की बात हो रही है, बढ़ रही है, तो यानी तीनों ही करेक्ट है, तीनों आएंगे। 2016 का क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर है। पूंजीगत बजट केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों के साथ साथ दायित्वों में भी संबंधित राशियों का वह लेखा है जो पूंजी में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित रहता है। इसके अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। सरकार की वे समस्त प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, और जबकि पूंजीगत प्राप्तियां वे मदे होती हैं जो सार्वजनिक कर्ज यानी कि सरकार द्वारा जनता का ऋण ग्रहण, ट्रेजरी बिल बिक्री से के द्वारा, क्या क्या दे रखा है, रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ग्रहण, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय से ऋण प्राप्त करना। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल बजट जो होता है इसके अंदर, यानी कि जो हमारा पूंजीगत बजट होता है उसके अंदर हमारा आता है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट, और पूंजीगत खर्चे व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहता है कि भैया कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां ये कहती है कि या तो आपका ऋण जो है वो बढ़ेगा, या तो आपकी असेट जो है यानी कि आपकी जो संपत्ति है वो कम होगी। ये कहता है या तो संपत्ति बढ़ेगी या तो ऋण कम होगा। अब ऋण कौन कौन सी जगहों से आता है वो आपको यहां बता रखा है। ठीक है, वो आपको यहां पर बता रखा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली, लघु बचत योजनाओं, सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश। वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्ययों, व्यय सरकार के वह व्यय, पूंजीगत व्यय की बात कर रही है, वह व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है, यानी या तो संपत्तियां बढ़ती हैं या तो दायित्वों में कमी आती है। ठीक है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयर में निवेश, और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को प्रदान किए जाने वाले ऋण अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था पूरा, क्या पूरा इसके अंदर कैपिटल उसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? सब्सिडी भुगतान, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, या पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। इनमें से कौन सा योजना और गैर योजना के अंतर्गत आता है? तो सारे के सारे ही गैर योजना के अंतर्गत आते हैं। सब्सिडी, ब्याज, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं किया जाता, ये प्लानिंग से हटके, ये प्लान्स को बचाने के लिए किया जाता है। सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी की गई परियोजनाओं के रखरखाव का व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन भुगतान, राज्यों को संवैधानिक हस्तांतरण, और गैर योजना व्यय यानी राजस्व के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? गैर योजना के अंदर। क्या क्या बोला हुआ है? सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली 5 सालों में जो भी योजनाएं पूरी की गई है उनके रख रखाव पर जो खर्चा किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, राज्यों को संवैधानिक हस्तांतरण यानी कितना कितना पैसा देना, ये सारा गैर योजना के अंतर्गत आता है। बजट अनुमान 2017-18 में व्यय के योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया, और अब इसके लिए हमारा कौन सा आता है? अब आय आय बजट यानी रिवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रिवेन्यू बजट, और कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट, और इन दोनों को जोड़ के हमारी फिस्कल पॉलिसी यानी टोटल बजट बनता है। उसी टाइम पे रेल बजट को भी आम बजट में शामिल कर दिया गया था, वरना पहले रेलवे के लिए अलग से बजट आता था। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? रक्षा, ब्याज, पेंशन, उत्पादन। तो उत्पादन तो नहीं आएगा, बाकी तीनों तो आएंगे ही। उत्पादन, उत्पाद आता है, उत्पाद दे रखा है, क्या दे रखा है? उत्पाद दे तो नहीं रखा है, उत्पाद पढ़ क्या रहा हूं मैं? उपदान है लिखा हुआ है, उपदान, डोनेशन। हाँ ये तो आता है, संवैधानिक हस्तांतरण ये तो आता है, उपदान दे रखा है, मैं उत्पादन उत्पादन पढ़ रहा हूँ। हाँ ये सारे के सारे आते हैं, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे ही आते हैं, रक्षा व्यय आता है, ब्याज आता है, वेतन और पेंशन आता है, उपदान भी आता है। भारत के संघीय बजटों में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है, यानी कौन सी बजट सबसे ज्यादा होती है?
योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम यानी रेवेन्यू व्यय, या फिर पूंजी व्यय। तो सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो भी वहीं से होता है जहां सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती है। आगम व्यय जो है वही सबसे ज्यादा होता है भारतीय बजट के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो। 2006 का क्वेश्चन है, प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। बजट 2017-18 से व्यय के योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। साथ ही रेलवे बजट को अलग से पारित होता था, उसे भी अब क्या कर दिया गया, आम बजट के अंदर शामिल कर दिया गया, जो हमने जस्ट पीछे पढ़ा है कि अब योजनागत और गैर योजनागत नहीं होते हैं। अब जो हमारा टोटल बजट होता है उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारा कौन कौन सा कहते हैं, प्राप्तियां, राजस्व, सॉरी राजस्व, अरे हिंदी में लिखना भाई, राजस्व और पूंजीगत। अब इनमें आता है पूंजीगत बजट और राजस्व बजट, अब ये बनता है हमारा। पहले योजना और योजनेतर यानी कि गैर योजनागत आते थे। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्र सरकार में गैर नियोजन व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद 2015-16 के बजट में, यानी गैर नियोजन व्यय में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है 2015 में। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो उस टाइम की बात हम करें तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ दिया गया था, ब्याज अदायगी में। हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि ब्याज अदायगी जो है वो सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। उपादान, रक्षा सेवाएं, पेंशन, इस पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता जितना ब्याज पे हो जाता है। तो वर्ष 2015-16 के बजट में गैर नियोजन व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी रहा है। वर्तमान में भी ब्याज अदायगी ही जो है वो व्यय का सबसे बड़ा मद है, परंतु अब योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। 2017-18 से इसे समाप्त कर दिया गया था और रेलवे बजट को आम बजट बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ, यानी कि कौन सी चीज नहीं हुई है। सामाजिक व्यय के योजना और गैर योजना वर्गीकरण की समाप्ति, ये तो हुई है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि, ये भी हुई है, ये नहीं हुई थी शायद, ये नहीं हुई थी 17-18 में, वृद्धि नहीं की गई थी संख्या में, नहीं। रेलवे के वित्त को मुख्य बजट में शामिल करना, हाँ आम बजट में शामिल किया गया था। संघ बजट की तारीख को लगभग एक माह अग्रसरित कर दिया गया, यानी संघ बजट की तारीख जो है वो एक महीने आगे बढ़ा दी गई थी। पहले क्या होता था, फरवरी की लास्ट डेट पे आता था बजट, पर अब 1 फेब को आता है बजट, 1 फरवरी को ही आता है। तो हाँ, एक महीने आगे बढ़ाया गया है 2017-18 में, ये तो किया गया है। तो कौन सा नहीं किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं थी उनकी संख्याओं में वृद्धि, कोई नई संख्या, कोई नई योजना जो है वो लागू नहीं की गई थी। बजट 2017-18 में 3 मुख्य सुधार किए गए। प्रथम, बजट की प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी करना, ताकि वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष के प्रारंभ से सभी कार्यकलापों का संचालन करने में सक्षम हो सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि फेब के लास्ट में आते थे, सिर्फ मार्च मार्च का टाइम बचता था और अप्रैल से स्टार्ट करने पड़ते थे। अब इन्होंने 1 फेब कर दिया तो 2 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है। द्वितीय, रेल बजट को आम बजट के अंदर शामिल किया गया। रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र बिंदु में लाया गया। और तीसरा, व्यय के योजना और आयोजना होना चाहिए, आयोजना नहीं, योजना और आयोजना भिन्न वर्गीकरण को समाप्त करना, ताकि क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए आवंटनों का सर्वांगणीय दृष्टिकोण सुसाध्य हो सके। यानी बेसिकली लोगों को अलग अलग तरीके से ना समझना पड़े, एक ही तरीका रहेगा, उसी की तरीके से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी इनमें से कौन सा राजस्व के खाते में नहीं आता। ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, राजस्व के खाते में नहीं आता, कर तो नहीं आता वैसे। सरकारी विभाग की सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश, या फिर अल्प बचते। तो अल्प बचते जो स्मॉल होते हैं वो नहीं आते हैं। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में कर प्राप्ति या ब्याज प्राप्ति या सरकारी विभागों के उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश शामिल होते हैं। अल्प बचते जो है वो नहीं आती है। 2018 का क्वेश्चन है। यानी बेसिकली आपको बजट और उसके पार्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आप 12th क्लास की इको की बुक उठा करके पढ़ लो, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 50, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियां की जा रही है। राजस्व व्यय को घटाया जा रहा है, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है, सब्सिडी का युक्ति संगत बनाया जा रहा है, या फिर आयात शुल्क को कम करना। ये दो काम नहीं हो रहे। नई कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं, आयात शुल्क नहीं कम किया जा रहा। 2016 तक की बात अगर हम करते हैं तो
कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, राजस्व व्यय को कम किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, और सब्सिडी को भी युक्ति संगत बनाया जा रहा है, यानी कहाँ सब्सिडी देनी है कहाँ नहीं देनी है इसके ऊपर बात की जा रही है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटा करके और राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में नवीन कल्याणकारी योजनाएं राजस्व व्यय को बढ़ाएंगी, जबकि आयात शुल्क में कमी राजस्व प्राप्तियों को कम कर देगा। क्योंकि अगर हम आयात बढ़ाते हैं तो हमारा राजस्व प्राप्तियां क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, आयात शुल्क कम होगा तो प्राप्तियां कम हो जाएंगी। और अगर हम लोग कल्याणकारी नीतियां बढ़ा देते हैं तो खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, खर्चों को कम करना है। अतः ये दोनों विकल्प बजट में घाटे को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। दूसरी ओर सहायकी सब्सिडी को युक्ति संगत बना करके राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जिससे बजट घाटे में कमी आएगी, और अतः बजट घाटे को कम करने हेतु राजस्व व्यय में कमी होगी। तो सहायकी को युक्ति संगत बनाना होगा। तो इसका मतलब है कि बजट को तो कम करना होगा, राजस्व व्यय को घटाना तो पड़ेगा ही। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज हमने 250 में से 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20% क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं क्यों नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, कोई भी कंप्लेन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा बना सकूं और बेस्ट मटेरियल आपके पास लेकर के आ सकूं। और जल्दी मैं पार्ट 3 लेकर के आऊंगा इस वीडियो का, जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 40-50 जितने भी होते हैं हमारे पे वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्टे सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।